ये वीडियो कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर आधारित है, इसलिए इसे सीरियस न लिया जाए और इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकारें पहले से जानती हैं कि धरती पर कुछ भयंकर होने वाला है, यहाँ तबाही होने वाली है, और ये बात इस दुनिया के हर एक आम नागरिक से छिपाई जा रही है। जैसे ही आप अपनी लाइफ के डेली रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं, तब इस दुनिया की कुछ पावरफुल फोर्सेस अपने खतरनाक इरादों में लग जाती हैं। वो इस दुनिया को कन्विंस कर देना चाहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सीक्रेटली वो प्लान बना रहे हैं, मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के एक खास तबके के लिए, इस दुनिया की एलीट क्लास के लिए। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेट कवर अप में। खतरा एक आने वाले एस्टेरॉइड से जो सब कुछ तबाह कर देगा, और यही चीज शायद कोई दुनिया से छिपाना चाहता है। लेट्स रिवाइंड अ बिट। 2013 की बात है। रशिया के चेल्याबिंस्क के ऊपर एक 70 फीट का एस्टेरॉइड एक्सप्लोड हो जाता है। वो पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी कि हमारी धरती इस तरह की आपदाओं से कितनी असुरक्षित है। नासा और ईएसए का प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम उस एस्टेरॉइड को लास्ट मोमेंट तक डिटेक्ट नहीं कर पाया था। क्या गवर्नमेंट्स का इस पर कोई रिएक्शन आया जैसा आना चाहिए था? क्या उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेफ्टी में इन्वेस्ट किया? नॉट एग्जैक्टली। इनफैक्ट सालों से क्लासिफाइड रिपोर्ट्स भी लीक हो रही हैं, जिनमें सच्चाई की वो झलक दिखती है जो कहीं ज्यादा भयानक है, एक डार्क सीक्रेट। मल्टीपल एस्ट्रोनॉमर्स भी सामने आए हैं जिनका ये मानना है कि एक बेहद बड़ा एस्टेरॉइड हमारी ही ओर आ रहा है, वो धरती से टकरा जाएगा। इतना कुछ पता होने के बावजूद भी आखिर सब चुप क्यों बैठे हैं? कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाले कुछ वैज्ञानिक ये जानते हैं कि एक मैसिव एस्टेरॉइड, एक प्लेनेट किलर हमारी तरफ आ सकता है। भले ही वो आज ना आए, लेकिन जब ऐसा होगा तो कोई नहीं बचेगा। उनका कहना है कि जब उन्होंने हायर अथॉरिटीज को इस शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में बताया तो उनका मुंह बंद करवा दिया गया। कहा गया कि पब्लिक को ये सब नहीं बताना है, इससे दुनिया भर में पैनिक हो जाएगा, इकोनॉमीज क्रैश हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगी, लोगों में अराजकता फैल जाएगी, दंगे होंगे और पूरी दुनिया उस एस्टेरॉइड के गिरने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसीलिए ऐसी सेंसिटिव और खतरनाक न्यूज को बाहर लीक नहीं किया जा सकता। बात तो सही है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? ये सिर्फ एक कवर अप नहीं है, बल्कि एक प्लान है दुनिया के लोगों को अंधेरे में रखने के लिए। लेकिन आखिर सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका पता आपको चलेगा एक जवाब से कि आखिर वो किन्हें बचाना चाहते हैं। जहां दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया पर सारा दिन स्क्रॉल करना, रियलिटी शोज और नेटफ्लिक्स सीरीज में जहां सारा यूथ लगा हुआ है, वहीं इस दुनिया के कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप उस महाप्रलय से बचने की तैयारी में जुटा है। जी हाँ, ये मैं और आप नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एलन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे अरबपति स्पेस ट्रैवल से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टूरिज्म और एक्सप्लोरेशन की आड़ में कुछ और प्लान कर रहे हों? एक एस्केप प्लान। इस दुनिया भर के कुछ चुनिंदा एलिट्स को कुछ तो ऐसा पता है जो हम नहीं जानते, और वो उस आपदा से बचने के लिए काम कर रहे हैं। दशकों से सरकारें जगह जगह पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रही हैं। ऐसे मैसिव सेल्फ सस्टेनिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं जो ऐसी आपदाओं से बचा सकते हैं। यहाँ सालों तक सरवाइव करने के लिए सप्लाईज मौजूद हैं, और ऐसे बंकर्स आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर छिपाकर बनाए गए हैं। कोलोराडो की पहाड़ियों में मिलिट्री बंकर्स बनाए गए हैं
ऑफिशियल्स का कहना है कि ये कंट्रोल सेंटर हैं, लेकिन वहीं कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर आपदा के समय एलिट्स के रहने के खास प्रबंध किए गए हैं। न्यूजीलैंड के अंडरग्राउंड बंकर्स, स्विस एल्प्स की पहाड़ियों में छिपे बंकर्स जिनकी जानकारी सिर्फ कुछ ही लोगों को है, रशिया के फेमस बंकर्स, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम और आप जानते भी नहीं हैं। मसलन कोई सीक्रेट स्पेस स्टेशन हो सकता है जहां लोग आसानी से सालों तक रह पाएंगे। ये सारे प्लान्स साइंस फिक्शनल नहीं हैं, ये रियल हैं। इवन आप ऐसी कंपनीज के बारे में गूगल भी कर सकते हैं जो खास तौर पर ऐसे डूम्सडे बंकर्स बनाकर बेच रही हैं और इनकी सेल्स स्काई रॉकेट हो रही हैं। जरा सोच कर देखिए, इन मल्टी मिलियन डॉलर बंकर्स को आखिर कौन खरीद रहा है? सर्टेनली वो आप और मैं तो नहीं है, और न इस दुनिया का कोई आम इंसान है। वहीं दुनिया के अमीर से अमीर लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन को फंड कर रहे हैं। वो इंसानियत के भले के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक वन वे टिकट है। इससे पहले कि देर हो जाए वो इसे डन करना चाहते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। मंगल पर अरबों खर्च क्यों करना उसे टेराफॉर्म करके, जबकि धरती पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है? क्योंकि मार्स उस एलीट क्लास का प्लान बी है। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, सरकारें हमेशा से नागरिकों से बहुत कुछ छिपाती आई हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया से छिपाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जहां एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया। इसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी, इवन हायर रैंक के ऑफिशियल्स को भी नहीं। और जब इसके बारे में दुनिया को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाहिर है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखना था, क्योंकि वहां पर वो दूसरे देशों को नेस्तनाबूद कर देने वाले एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण कर रहे थे। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम्स हमेशा से चलते आए हैं। एक और सीक्रेट प्रोग्राम MK अल्ट्रा प्रोग्राम के अंडर CIA ने कई सिविलियंस के ऊपर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। ऐसे कई सीक्रेट प्रोग्राम्स हैं जहां पर लोगों से हर बात छिपाई गई है। अगर वो इन बातों को राज ही रखना चाहते हैं, तो इसमें एस्टेरॉयड एपोकलिप्स शामिल कैसे नहीं हो सकता? 2018 में अमेरिकी सरकार ने चुपचाप एस्टेरॉयड डिटेक्शन प्रोग्राम को मिलियंस ऑफ डॉलर के बजट के साथ रिन्यू कर दिया। क्या यहाँ सवाल खड़े नहीं होते कि अचानक इतना बजट क्यों बढ़ा दिया गया और ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर क्यों नहीं हुआ? जवाब है कि वो दुनिया को एकाएक दहशत भरे माहौल में नहीं बदलना चाहते। ऐसे में लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये ना बताकर वो सबको शांत रखना चाहते हैं। इससे एलीट क्लास का धंधा भी चलता रहेगा और सरकारें भी नहीं गिरेंगी। वो बताएंगे आपको कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं, तो चलिए कुछ और एविडेंसेस पर नजर डालते हैं। पिछले एक दशक के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि हर कुछ दिन या कुछ महीनों में मीडिया में एस्टेरॉयड से रिलेटेड न्यूज़ेस आती रहती हैं कि फलाना एस्टेरॉयड ने अर्थ को मिस कर दिया। एक बात तो यह है कि आखिर हम कब तक लकी बने रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमारा लक हमारे साथ नहीं होगा। कहा तो ये भी जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सरकारें पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करती हैं। एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराने वाला था, लेकिन नहीं टकराया, उसने धरती को मिस कर दिया। ऐसी खबरें ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम एस्टेरॉयड जैसे रियल खतरे से हमारा डर खत्म कर देती हैं। आज हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई है या बना दी गई है कि हम ऐसी किसी भी खबर को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। अगर किसी दिन ये खबर रियल भी हुई, तो भी शायद इसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा, और शायद ऊपर बैठे लोग यही चाहते भी हैं। अगर कोई हिम्मत करके किसी सीक्रेट एपोकलिप्स की खबर को लीक भी कर दे, तो भी हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है, हमारे दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन फ्लड कर दी गई है कि हम उस विसल ब्लोअर की बातों पर यकीन ही नहीं करेंगे। सन 2017 में धरती और चांद के बीच की दूरी से भी 1/10 डिस्टेंस की दूरी से एक एस्टेरॉयड निकल गया था। वो हमारे लिए एक रियल डेंजर था,
लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस इवेंट को ज्यादा कवर ही नहीं किया और ना ही किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस पर खुलकर बात की। ऐसा लग रहा था कि सब किसी बड़ी शक्ति के कंट्रोल में है, वरना ये खतरा वाकई बड़ा था। खबर को दबा दिया गया, यानी इसकी चर्चा ज्यादा देखने को नहीं मिली। सच्चाई अक्सर हम सबके सामने होती है, यदि अगर आपको पता हो कि उसे खोजना कहां पर है। नासा सीधा पब्लिक को आकर ये बयान नहीं दे सकती कि फला तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में लोगों में डर और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले 100 सालों तक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन क्या आपने खबरों पर गौर किया है? अक्सर हमें फ्लाई बाय करने वाले एस्टेरॉयड्स की जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा 3 या 4 दिन पहले ही मिलती है। ये हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम आम लोगों को इतने ही दिन पहले किसी विशालकाय प्रलयकारी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की जानकारी मिलेगी तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारें हमें बचाने नहीं आएंगी और ऐसे में हर किसी को बचाया भी नहीं जा सकेगा। अरबपति लोग तब तक या तो मंगल पर निकल चुके होंगे या किसी प्राइवेट स्पेस स्टेशन से धरती को तबाह होते हुए देख रहे होंगे और कुछ अपने बंकर्स में छिपकर इस आपदा से बच जाएंगे। आम आदमी के पास सही इंफॉर्मेशन और संसाधन दोनों का अभाव है, जो उसे लाचार बना देता है। खुद से पूछो, स्पेस टूरिज्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन से आज कौन फायदे में है? एक आम इंसान जो रोजी रोटी और परिवार का पेट पालने में ही व्यस्त रहता है, वो, या फिर वो अमीर लोग जो स्पेस मिशन को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं? और फिर तब क्या होगा जब ये घटना फाइनली असलियत का रूप लेगी? एक ऐसा एस्टेरॉयड धरती की ओर आएगा जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो कैसे भी हमारी धरती के लिए सिर्फ विनाशकारी ही साबित होगा। आपको क्या लगता है कि ये खबर बाहर आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी? क्या वो इस खबर को बाहर आने देंगे? नहीं आने देंगे, और तब तक नहीं आने देंगे जब तक देर ना हो जाए। ये कोई साइफाई या डिस्टोपियन मूवी का प्लॉट नहीं है। आम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब तक आम लोगों में ये बात फैलेगी तब तक खतरा उनकी आंखों के सामने खड़ा होगा। आसान भाषा में, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जब रईस लोग अपने बंकर में छिपे बैठे होंगे, कुछ ने खुद को स्पेस में लॉन्च कर लिया होगा, वहीं आम लोग रह जाएंगे इस सर्वनाश का सामना करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर सेकंड हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की ओर बढ़ रहे हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे पहले कि समय निकल जाए, या तो आप उस एलीट क्लब में शामिल हो जाओ या फिर सरकारों से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करो, क्योंकि मानवता का भविष्य हम सबके हाथों में होना चाहिए, न कि चंद अमीरों के हाथों में। सच्चाई हम सबके सामने है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई हमसे कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? अगर हाँ, तो वो चीज आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा समय था जब दुनिया ने सबसे ज्यादा इनोवेशंस देखे होंगे। वो दौर अनप्रेसिडेंटेड इनोवेशंस का दौर था। दुश्मन एयरक्राफ्ट को देखने के लिए रडार टेक्नोलॉजी, जेट इंजन और रॉकेट टेक्नोलॉजी, पेनिसिलिन के मास प्रोडक्शन से लेकर कंप्यूटर और एटॉमिक बॉम्ब्स तक, दुनिया ने ये सब पहली बार देखा और सब हैरान थे कि हमारा विज्ञान इतना कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान ही कहा जाता है कि कुछ देशों ने नेचर को सबसे घातक हथियार बनाने की कोशिश की थी। मौसम को अपने दुश्मन पर एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम किया था, ऑपरेशन पॉपॉय। इसका इस्तेमाल वियतनाम वॉर के दौरान क्लाउड सीडिंग करके अननेचुरल रेन और फ्लड लाने के लिए किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स द्वारा फॉग से रिलेटेड कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए गए थे। नाजीज भी वेदर को मैनिपुलेट करके नेचर के हर एक एस्पेक्ट को वेपनाइज करना चाहते थे। हमेशा से हम ये मानते आए हैं कि नेचर की फोर्सेस हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे इवेंट्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सन 2010 में ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था और इसके पीछे ला निन्या को जिम्मेदार बताया गया।
वैज्ञानिक इसे नेचुरल डिजास्टर कह रहे थे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने जो कहा वो शायद किसी को हजम न हो। उनका कहना था कि इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ हो सकता है, कोई ऐसी शक्ति जिसने बड़े पैमाने पर मौसम को मैनिपुलेट करना सीख लिया है। वहीं सन 2010 में ही एक बहुत अजीब घटना होती है। पैसिफिक के कई आइलैंड्स पर अचानक ही सुनामी की वार्निंग सबको हैरान कर देती है। लोगों में दहशत फैल जाती है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिन ना कोई भूकंप आया और ना ही कोई सुनामी। वो फॉल्स अलार्म थे। उस घटना ने वार्निंग सिस्टम पर सवाल तो खड़े किए ही, लेकिन कुछ लोगों को ये इवेंट किसी बहुत बड़ी मिस्ट्री की ओर इशारा कर रहा था। आज दुनिया भर में हमें मिस्टीरियस वेदर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लड्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स कहीं कोई रहस्यमयी और गहरी साजिश तो नहीं है, और या फिर ये सिंपली ला निन्या की वजह से ही हो रही हैं? लेकिन सबसे डराने वाला सवाल तो यही है, क्या ला निन्या को इंजीनियर किया जा सकता है? क्या धरती पर कोई ताकत है जो ला निन्या जैसी पावर को भी कंट्रोल कर रही है? दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो में, जहां हम ला निन्या से जुड़ी कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में जानेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि मौसम क्या वाकई धरती के कंट्रोल में है या किसी दूसरी शक्ति के इशारों पर चलने वाला हथियार है। व्हाट इज ला निन्या? पैसिफिक ओशन की गहराइयों में ला निन्या का जन्म होता है, जब पावरफुल ट्रेड विंड्स पैसिफिक ओशन की सतह पर मौजूद गर्म पानी को अपने साथ बहाकर वेस्टर्न साइड में ले जाती हैं। गर्म पानी के डिस्प्लेस होने से ओशन के नीचे मौजूद ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिस वजह से एक बड़े स्केल पर पैसिफिक ओशन का सेंट्रल और ईस्टर्न एरिया एकदम से ठंडा पड़ जाता है। पैसिफिक ओशन के यूं ठंडा पड़ जाने से पूरे ग्लोब का वेदर सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है और हमें जगह जगह पर अनप्रेडिक्टेड नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। ला निन्या के अराउंड हमेशा से ही मिस्ट्रीज रही हैं, क्योंकि ला निन्या के आने पर दुनिया में क्या प्रभाव होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कभी इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है, तो कभी पूरा ऑस्ट्रेलिया सूखे की चपेट में आ जाता है। ला निन्या कहां पर क्या तबाही मचाने वाला है, जब तक हमें इस बात का अंदाजा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अक्सर हर 2 से 7 साल बाद पैसिफिक ओशन के इस तरह से ठंडा होने का साइकिल चलता रहता है, जो ला निन्या जैसे डिजास्टर को जन्म देता है। लेकिन क्या हो अगर ये नेचुरल साइकिल पूरी तरह से नेचुरल ना हो, जैसा कि अक्सर हम सोचते हैं? द अनसीन इन्फ्लुएंस ऑफ जियो इंजीनियरिंग। चलिए पॉसिबिलिटीज की दुनिया में चलते हैं, जहां वेदर मैनिपुलेशन या जियो इंजीनियरिंग कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि एक रियलिटी है, जिसने हर इंसान की जिंदगी पर एक पकड़ बना रखी है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या वेदर को इंजीनियर किया जा सकता है, और इसका जवाब आपको अंदर तक डरा देगा। सन 2000 के शुरुआती समय में वेदर मैनिपुलेशन के आइडिया ने काफी सुर्खियां बटोरी। कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने उस समय हार्प यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जैसी टेक्नोलॉजी से धरती के आइनोस्फीयर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनका गोल था वेदर पैटर्न्स को कंट्रोल में करना और इवन हरिकेन्स और ड्राउट्स तक को ट्रिगर करना। कहीं ये टेक्नोलॉजी ला निन्या के दौरान वेदर में होने वाले बहुत ही स्ट्रेंज शिफ्ट से कहीं जुड़ी हुई तो नहीं है? ये इवेंट्स इतने एक्सट्रीम होते हैं कि वैज्ञानिक भी इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये मानते हैं कि ला निन्या जैसा खतरनाक इवेंट किसी छिपी हुई ताकत का एक हथियार हो सकता है। एक जाहिर सा सवाल हमारे मन में आ सकता है कि आखिर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई देश इतने बड़े पैमाने पर वेदर कंट्रोल आखिर क्यों करना चाहेगा? तो इसका जवाब है दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए। ला निन्या जैसे इवेंट्स को इंजीनियर करके दुश्मन देश को इकोनॉमिकली तबाह किया जा सकता है। सुपर पावर बनने की होड़ हमने कोल्ड वॉर के दौरान देखी ही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोल्ड वॉर वेदर कंट्रोल करने के लिए भी लड़ी जा रही हो, लेकिन बहुत ही सीक्रेट तरीके से? क्योंकि इसके कई फायदे हैं। वेदर को किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करके दुश्मन इलाके में तबाही मचाई जा सकती है। इसके मिलिट्री एडवांटेजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बारिश और टेम्परेचर को कंट्रोल करके
बाढ़ और सूखे को भी रोका जा सकता है, जिससे फसलों की पैदावार को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे कोई भी देश अपनी एग्रीकल्चर डोमिनेंस कायम कर सकता है। दुश्मन देश में मौसम की मार से वहां की पूरी इकोनॉमी को तबाह किया जा सकता है, जिससे बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स तक को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये देश की जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ा देता है। इन सब में सबसे खतरनाक बात यह है कि सब कुछ बिना दुश्मन देश को पता लगे छिपकर भी किया जा सकता है, और यही चीज इसे सबसे घातक हथियार बना देती है। अ ग्लोबल एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि 1990 के बाद वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया है कि जैसे जैसे हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके साथ ही ला निन्या की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। हालांकि ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर ला निन्या के इवेंट्स नेचुरल ना हो सकता है कि इन दशकों के दौरान ग्लोबल पावर्स ने वेदर मैनिपुलेशन के एक्सपेरिमेंट के स्केल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया हो जो हमारी सोच से भी परे हो, और उसी का खामियाजा दुनिया भर के लोगों ने भुगता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट पॉइंट आउट करती हैं क्लब ऑफ रोम को, जो कि साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स का एक ग्रुप है जिसने सन 1972 में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्लाइमेट मैनिपुलेशन जैसी खतरनाक सोच को सामने रखा था। कहीं ला निन्या उसी का टेस्ट सब्जेक्ट तो नहीं है? ग्लोबल वेदर इंजीनियरिंग का वो फेज जो अर्थ के वेदर साइकिल्स को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया हो। जरा सोच कर देखिए, हर वो फ्लड, ड्राउट और वाइल्ड फायर जिसका दोष हमने ला निन्या पर लगाया, कहीं वो एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं? चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता और पावर की लड़ाई हो, या फिर कुछ इससे भी ज्यादा खतरनाक। अगर वाकई कोई इस तरह से वेदर कंट्रोल कर रहा है तो वो बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट मिशन का हिस्सा होगा। स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस। वेदर कंट्रोल और ला निन्या से जुड़ी सबसे स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग थियरीज में कहीं न कहीं मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि सन 2015 में पेंटागन से एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें वेदर को मिलिट्री पर्पस के लिए किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजीज आउटलाइन की गई थी। उस पेपर में कुछ ऐसी वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को रेफर किया गया था जिनसे दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहां भुखमरी जैसी महामारी से लेकर सामाजिक अव्यवस्था पैदा की जा सके। अब आप इसे ला निन्या से जोड़कर देख सकते हैं। ला निन्या से जो वेदर पैटर्न्स बनते हैं वो कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़े स्केल पर फ्लड्स, कहीं पर तो सालों साल का सूखा, और फसलें तो हर तरह से बर्बाद हो ही जाती हैं। अगर ये इवेंट्स जानबूझकर सही समय पर एक तरह से स्टेज किए जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ला निन्या कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक अल्टीमेट वेपन है। 2013 का फिलीपींस टाइफून। 2013 की बात है। हयान नाम के टाइफून ने पूरे फिलीपींस को ध्वस्त करके रख दिया था। ये उस समय रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा और ताकतवर तूफान था, लेकिन उस तूफान की टाइमिंग बहुत अजीब थी। ये वो समय था जब फिलीपींस ग्लोबल समिट्स में एक स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन की डिमांड करता था। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो टाइफून फिलीपींस को एक चेतावनी थी। क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो तूफान इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशंस के बीच में हेडलाइन बन गया था? हार्प फैसिलिटी अलास्का। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, हार्प। अलास्का में एक बहुत ही मिस्टीरियस इंस्टॉलेशन है और कुछ लोग मानते हैं कि वो वेदर मैनिपुलेशन स्टेशन है जो आइनोस्फीयर तक को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। वहीं फैसिलिटी का कहना है कि उसका पर्पस सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिसर्च करना ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हार्प ला निन्या जैसे इवेंट्स को भी ट्रिगर कर सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर अमेरिका वेदर कंट्रोल कर सकता तो शायद कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स इतना भयानक रूप न लेती। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर उनकी सीक्रेसी बीच में आ रही हो। इसके बाद है केमट्रेल्स, वो सफेद बादल जो रॉकेट अपने पीछे से छोड़ता चला जाता है और वो काफी देर तक हमें आसमान में दिखाई देते हैं। इसके पीछे भी कई लोग मानते हैं कि ये वेदर मॉडिफिकेशन का ही एक तरीका है। बादलों में किसी तरह के केमिकल को छोड़ा जाता है जिससे मौसम में मनचाहे बदलाव किए जा सके। हो सकता है कि ये वेदर कंट्रोल का कोई तरीका हो
लेकिन मुझे ये सोचकर डर लगता है कि बचपन में हम इन केमट्रेल्स को खूब देखा करते थे, लेकिन कभी ये जाना ही नहीं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये भी नहीं पता था कि जिस मासूमियत से हम वो नजारा देखा करते थे, उसके पीछे इतनी खतरनाक कॉन्स्पिरेसी छिपी होगी। शायद हम इसके पीछे की सच्चाई को पूरी तरह से कभी ना जान पाएं। ये सवाल कि ला निन्या नेचुरल है या इंसानों द्वारा ही बनाया गया कोई हथियार है, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है और आखिर क्यों? हो सकता है कि ये सवाल हमेशा ऐसे ही बना रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि कुदरत को समझने और उसे कंट्रोल करने की चाहत इंसानों की हमेशा से ही रही है। लेकिन जब कुदरत का गुस्सा फूटता है तो विनाश की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ला निन्या कुदरती है या इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक भ्रम है? सन 1561 में न्यूरेमबर्ग के लोगों ने एक ऐसी घटना देखी जिससे वो समझ नहीं पाए। आसमान में अजीब सा मंजर था, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। चमकती हुई गोल आकृतियां और लंबी लंबी शेप्स एक दूसरे से टकरा रही थीं। डर से सहमे हुए लोगों ने इसे लकड़ी पर उकेर कर दस्तावेज के रूप में संरक्षित करके रख दिया। उन्होंने इसे ऊपर से आया कोई शगुन कहा। आज के समय में कई लोग इसे मिराज या फिर नेचुरल फिनोमिनन कहते हैं, लेकिन सोच कर देखिए कि अगर वो कुछ और था, कुछ ऐसा, कुछ बहुत ही एडवांस, शायद किसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्पीसीज के होने का संकेत। जरा सोचकर देखिए, अगर वो सभ्यताएं सिर्फ एडवांस ही नहीं बल्कि इमॉर्टल भी हों, उनके पास समय और अस्तित्व पर इतनी मास्टरी हो कि इंसान उनके सामने किसी साधारण जीव से भी कम लगे। सवाल यह है कि क्या ये अमर एलियंस हमारे एलाइज यानी सहयोगी बनना पसंद करेंगे, या उनकी अनंत जिंदगी उन्हें निर्मम और निर्दयी भगवान में बदल देगी? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। क्या होता है जब एलियंस इमॉर्टैलिटी का राज जान लेते हैं? इस टॉपिक की सच्चाई साइंस, साइकोलॉजी और कॉस्मिक हॉरर के ऐसे पहलुओं से जुड़ी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको नॉन रियलिटी की हदों से बाहर ले जाएगा। द ड्राइव फॉर इमॉर्टैलिटी। दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो छोटा माइक्रोब हो या बड़ी से बड़ी वेल, सभी जीव सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। लेकिन जब बात जागरूक हो चुके बुद्धिमान जीवों की आती है तो सर्वाइवल एक नए आयाम में चला जाता है, मौत से बचने की कोशिश। हम इंसान हमेशा से इमॉर्टैलिटी का सपना देखते आए हैं। हमारी माइथोलॉजी और लेजेंड से लेकर मॉडर्न साइंस तक इमॉर्टैलिटी को पाने की चाह हर जगह और हर युग में रही है। कभी एंशिएंट एल्केमी के एलेक्जेर के जरिए, तो कभी मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स के सहारे। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन जो हमसे हजारों या लाखों साल आगे हो, क्या हो अगर उन्होंने इस ड्रीम को पहले ही रियलिटी बना लिया हो? अगर वो इस ऊंचाई पर पहुंच गए हो कि उन्होंने बायोलॉजी की सभी सीमाओं को पार कर लिया हो, मशीन्स के साथ मर्ज होकर या अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटल नेटवर्क में अपलोड करके, लेकिन वो डेथ को चीट कर सकती हैं। इमॉर्टैलिटी उनके लिए कोई साधारण चीज हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसी अनंत जिंदगी के साथ उनके गोल्स और एथिक्स भी वैसे ही रहेंगे, या इमॉर्टैलिटी उन्हें कुछ ऐसा बना देगी जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमॉर्टैलिटी। अमरता सिर्फ एक वरदान नहीं है। इनफाइनाइट टाइम के साथ आती हैं इनफाइनाइट चॉइसेस और उसके साथ इनफाइनाइट कॉन्सिक्वेंसेस भी। सवाल यह है कि क्या ऐसे प्राणी जीवन को उसी तरह प्रिजर्व करना चाहेंगे जैसा कि हम जीवन को देखते हैं, या उनके एम्बिशंस और गोल्स कुछ ऐसे बन जाएंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हैं? आइए इन सिनेरियोज को हम एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या होगा अगर वो अपनी इमॉर्टैलिटी को एक लाइसेंस मान लें इस पूरे यूनिवर्स को दोबारा रीशेप करने का? सोचिए, उनके पास न केवल समय की सीमा खत्म हो चुकी है, बल्कि उनके एक्शंस का कोई अंत नहीं है।
क्या वो गैलेक्सीज को अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, नए फिजिक्स के लॉज क्रिएट करेंगे, या फिर यूनिवर्स के बीच में खेलेंगे, जैसे कि हम वीडियो गेम्स में अल्टरनेट रियलिटी एक्सप्लोर करते हैं। अमरता न केवल उनके लिए एक फ्रीडम है, बल्कि उनकी सोच और उनके मोटिव्स को भी पूरी तरह से बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसी किसी सभ्यता की दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे? द एवोल्यूशन ऑफ एन इमॉर्टल एलियन माइंड। कोई ऐसा प्राणी जो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, वो हमारी तरह नहीं सोचेगा। हमारी मोरालिटी और एम्पैथी यानी कि सहानुभूति की जड़ें हमारी मॉर्टैलिटी में छिपी हैं। यही विचार हमें याद दिलाता है कि लाइफ क्षणिक है, ये हमेशा नहीं रहेगी और इसलिए ये कीमती है। लेकिन एक इमॉर्टल माइंड के लिए ये सब इररेलेवेंट हो सकता है। जो प्राणी अमरता को प्राप्त कर चुके हैं, वो मोरालिटी और एम्पैथी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह छोड़ देंगे। उनके लिए लाइफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स और एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो जाएगा। वो खुद को आर्किटेक्चर ऑफ रियलिटी मान लेंगे। प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को रीशेप करना उनके लिए एक कला बन जाएगी। कार्डाशेव स्केल के अनुसार सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी यूसेज के हिसाब से रैंक किया जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन जो पूरी तरह से प्लैनेटरी एनर्जी को हार्नेस कर पाएगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन जो स्टार्स की एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगी। और टाइप 3 सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर पाएगी। एक इमॉर्टल स्पीशीज का गोल इनएबिटेबली टाइप 3 सिविलाइजेशन या इससे भी ऊपर की उन्नत सभ्यता बनना हो जाएगा। वो स्टार सिस्टम्स और प्लैनेट्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। सोचिए एक डायसन स्फीयर जो एक स्टार को घेरकर उसकी एनर्जी कैप्चर करता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि आर्ट, एस्थेटिक्स या शायद वॉर के लिए। अब जरा सोच कर देखिए कि ऐसी अमर हो चुकी एंटिटीज आखिर हमें कैसे देखेंगी। जैसे हमारे लिए आखिर चींटियों का क्या महत्व है, शायद ऐसा ही कुछ उनका परसेप्शन भी पूरी स्पीशीज के लिए हो सकता है। हमारे स्ट्रगल्स, हमारी अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि हमारी डिस्ट्रक्शन भी उनके लिए मीनिंगलेस हो सकती है। या इससे भी बुरा, वो हमें रॉ मटेरियल की तरह देख सकते हैं जो उनके किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सवाल है कि क्या वो हमें अपलिफ्ट करेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे या पूरी तरह से खत्म कर देंगे ताकि उनके प्लान्स में कोई रुकावट न हो। द रिस्क ऑफ डार्क एलियन गॉड्स। इनफाइनाइट टाइम और लिमिटलेस रिसोर्सेज के साथ एक इमॉर्टल एलियन सिविलाइजेशन केवल इवॉल्व नहीं करेगी, वो आगे भी बढ़ेगी। ऐसी स्पीशीज स्पेस टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकती हैं, आर्टिफिशियल यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकती हैं या फिजिक्स के लॉज को पूरी तरह से रीराइट कर सकती हैं। हमारे लिए वो किसी भगवान की तरह होंगे, अनस्टॉपेबल, अननोएबल और सर्वशक्तिमान। लेकिन गॉडहुड के साथ बड़ी समस्याएं भी आती हैं। जब पावर पर कोई लिमिट ना हो तब क्या होता है? इमॉर्टैलिटी बोर्डम को जन्म दे सकती है और बोर्डम किसी को भी क्रुएलिटी तक लेकर जा सकता है। एक ऐसी स्पीशीज जिसे डेथ का कोई डर ना हो, वो लाइफ पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर सकती है, नए जीवन को अस्तित्व में लाना या फिर उन्हें पूरी तरह से उजाड़ देना। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, इंसानों ने पृथ्वी पर कम विकसित स्पीशीज के साथ क्या किया है। हमने कई स्पीशीज को डोमेस्टिकेट किया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया और यहाँ तक कि हमने तो अपनी ही मानव प्रजाति में स्लेवरी भी शुरू कर दी थी और बिना सोचे समझे हमने उन जीवों को एक्सटिंक्शन तक पहुंचा दिया। ये सब हमने अपनी सुविधा और क्यूरियोसिटी के लिए किया। अब इसी सोच को एक इमॉर्टल एलियन रेस पर अप्लाई करके देखिए। उनके लिए हम भी वही हो सकते हैं, एक लेस एडवांस स्पीशीज जिसे वो अपने फायदे, एंटरटेनमेंट या एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सोचिए, क्या हम उनके लिए सिर्फ रिसोर्सेज होंगे या कुछ ऐसा जिसे वो अपने बड़े कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कभी ऐसे एडवांस एलियन स्पीशीज से सामना होता है तो हमारी सर्वाइवल काफी कुछ डिपेंड करेगी एक चीज पर, क्या हम उनके लिए थ्रेट हैं, एक रिसोर्स हैं या फिर कुछ ऐसा है जिन्हें वो प्रिजर्व करना चाहेंगे। क्या हम अपनी वैल्यू को उन्हें प्रूव कर पाएंगे या फिर वो हमें कोई खराब चीज समझकर, एक पुरानी कम समझदार स्पीशीज समझकर
जो कॉस्मोस में अव्यवस्था पैदा कर रही है वो हमें इग्नोर कर देंगे। ऐसे में हमें क्या करना होगा? शायद इसका जवाब हमारी अपनी एडवांसमेंट में हो। अगर हम अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल को एक ऐसे लेवल तक लेकर जा सकते हैं जिससे कि हम उनका रिस्पेक्ट जीत पाएं या फिर अपनी इमॉर्टल विजन्स को अचीव कर पाएं, तो शायद हमारे पास एक चांस हो। दूसरी तरफ हम अपने आप को छिपाकर भी उनसे बच सकते हैं ताकि उनका अटेंशन हम तक ना आए। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर इमॉर्टल एलियंस एग्जिस्ट करती हैं तो उनका होना हमारी पूरी दुनिया, लाइफ, डेथ और एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली बदल देगा। वो हर तरह से भगवान होंगे और हम उनकी मर्जी पर होंगे। अमर एलियन गॉड्स का कॉन्सेप्ट हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारे सबसे गहरे डर और उम्मीदों से हमारा सामना करवाता है। क्या हम अकेले हैं या फिर हम सिर्फ चींटियों के समान हैं जो किसी शाश्वत या अज्ञेय प्राणियों की दृष्टि में सिर्फ इधर उधर भागते फिर रहे हैं? अगर ये आइडिया आपको उतना ही चिलिंग और फैसिनेटिंग लगता है जितना कि बाकी दूसरे लोगों को, तो इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। जीवन हमारे सौरमंडल में मौजूद शायद सबसे विचित्र चीज, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं, आप और हम खुद हैं। इसे हम किसी एक खास तरीके से डिफाइन तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा विज्ञान डेटा को आधार मानकर काम करता है और शायद हमें ये लगता है कि इस ब्रह्मांड में हम इकलौते हैं। जीवन को संजोए रखने का सारा काम हमारी पृथ्वी के जिम्मे आया है। यहाँ से जीवन ने अपनी शुरुआत की, शायद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और आज हम अपने आसपास न जाने कितने ही प्रकार का जीवन देख पाते हैं। कभी कभी हम जीवन को कॉन्शियसनेस से जोड़कर देखते हैं कि जीवन अपने आसपास होने वाली घटनाओं से अवेयर होता है, लेकिन अवेयरनेस हमें अपनी समझ यानी कि इंटेलिजेंस से आती है। तो क्या हम ये मान लें कि जीवन इंटेलिजेंस की वजह से है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, पर इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। इंटेलिजेंस की वजह से ही जीवन अपने आप को बचाए रखता है, खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है, एनवायरनमेंट में खुद को ढालने का प्रयास करता है, और यही तो इंटेलिजेंस है। लेकिन जीवन का सोर्स ये नहीं है। लेकिन कोई भी लाइफ फॉर्म आखिर कितनी इंटेलिजेंट हो सकती है? उदाहरण के लिए अगर हम अपनी बात करें तो आज भी हम यूनिवर्स के फंडामेंटल्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर आज हम इंसान इंटेलिजेंस के किस लेवल पर हैं? क्या हमसे भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? और अगर हाँ, तो अगर हम उतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो हम क्या कुछ कर पाएंगे? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि और आज हम इस यूनिवर्स की सबसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस या एडवांसमेंट को मापने के लिए हम इंसान एक खास स्केल का यूज करते हैं, जिसे कार्डाशेव स्केल कहा जाता है। इस स्केल को बनाने वाले थे निकोलाई कार्डाशेव, जो अपने दशक के महानतम रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट में से एक थे। निकोलाई की बात करें तो बचपन से ही उनकी दिलचस्पी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के विषयों में हो गई थी। 1995 में उन्होंने मेहनत से इन्हीं विषयों में अपनी डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने एक एकेडमिक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एलियन सिविलाइजेशन को उनकी इंटेलिजेंस और एडवांसमेंट के बेसिस पर रैंक किया और अपने नाम से एक स्केल बनाया। उनके साथ काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स निकोलाई कार्डाशेव के इस आइडिया से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कार्डाशेव के स्केल को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड इसलिए क्योंकि शुरुआत में निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल को कुल 3 टाइप की सिविलाइजेशन के लिए ही सीमित रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोलाई के स्केल को एक्सपेंड करने वाले लोगों में फेमस अमेरिकन साइंस राइटर कार्ल सेगन भी शामिल थे। तो निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल पर सिविलाइजेशंस को उनकी टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंजप्शंस के आधार पर बांटा था। जितनी ज्यादा एनर्जी कोई सिविलाइजेशन यूज करती है, वो उतनी ही एनर्जी को हार्नेस करके किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकती है, वो उतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी को रन कर सकती है और उतने ही पावरफुल सिग्नल्स जनरेट भी कर सकती है। जिसका मतलब ये है कि हम उन पावरफुल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उन सिविलाइजेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मान लो अगर आप किसी वीरान आइलैंड पर फंस जाते हो, तो अगर आप वहां पर आग जलाओगे
यानी कि कोई सिग्नल प्रोड्यूस करोगे तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि कोई प्लेन या शिप आपको देख लेगा और आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फ्लेयर गन है, वो आसमान में जाएगा और दूर तक आप अपने सिग्नल को पहुंचा पाओगे। तो अगर आपके पास एक पावरफुल सिग्नल पहुंचाने की ताकत है तो आपको जल्द ही कोई खोज लेगा। एलियन सिविलाइजेशंस के केस में भी सेम यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। पावरफुल रेडियो सिग्नल्स भी उसी फ्लेयर गन की तरह काम करते हैं। हम भी रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में कैपेबल हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो सभ्यता जितनी ज्यादा एडवांस होगी वो इस यूनिवर्स में उतनी ही दूर तक अपने होने के सबूत यानी कि सिग्नल्स भेजने में कैपेबल होगी। तो निकोलाई कार्डाशेव ने सिविलाइजेशंस को कुछ इस तरह से रैंक किया है। सबसे पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये सभ्यता सिर्फ अपने ग्रह से ही एनर्जी ले पाती है या फिर वो एनर्जी जो उस ग्रह तक पहुंचती है, जैसे कि सनलाइट, और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो सभ्यता खुद जनरेट कर सकती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और इसके अलावा भी कई प्रकार की एनर्जीज। ये सभ्यता कुछ आपको हमारी इंसानी सभ्यता जैसी लग रही होगी, लेकिन नहीं, असल में हम पूरी तरह से एक प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं। अमेरिकन साइंस राइटर कार्ल सेगन ने हमें 0.7 पर रैंक किया है और अभी के वन ऑफ द बेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू का कहना है कि इंसानों ने अभी पृथ्वी पर फुल कंट्रोल नहीं किया है। पृथ्वी के अनेकों एलिमेंट्स पर अभी हमारा कंट्रोल नहीं है। समुद्र अभी भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। हम वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। मौसम की मार आज भी हमें अरबों रुपए का नुकसान झेलने पर मजबूर कर देती है और हम इंसान तो अभी इन चीजों को सही ढंग से प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारी रैंकिंग अभी इस स्केल पर 0.7 ही है, जो कि पूरी तरह से जस्टिफाइड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस स्पीड से हम तरक्की कर रहे हैं, आने वाले 100 से 200 सालों में हम टाइप 1 तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम अपने ग्रह और सूरज से मिलने वाली एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे। इसके बाद कार्डाशेव स्केल पर है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसमें सभ्यता अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने होम प्लेनेट से बाहर का रुख करेगी और इसी वजह से इसे इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन कहा गया है। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप 1 के मुकाबले करीब 10 अरब गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, जिसकी कैलकुलेशन कार्ल सेगन ने खुद की थी, जिसमें वो सभ्यता सूरज की टोटल एनर्जी को हार्नेस करने के काबिल होगी। जी हाँ, टोटल एनर्जी, और उसे अचीव किया जाएगा डायसन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट से। ये सभ्यता इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की एक मिसाल होगी। हम इस सभ्यता द्वारा यूज की जाने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहे। हम जिस स्केल की बात कर रहे हैं वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा बड़ा है। ये सभ्यता आपको किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की तरह लग सकती है, जिन्हें टिपिकली हमारी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये होस्ट स्टार की सारी एनर्जी को यूज करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका डायसन स्फीयर यूज करते होंगे। फिलहाल अभी तक तो हमने अपने टेलीस्कोप से या अपनी दूरबीन से ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखा है, और अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो फॉर श्योर वो कोई टाइप 2 सिविलाइजेशन का घर है, और हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी 2000 सालों तक मेहनत करनी होगी। देशों की बाउंड्रीज से ऊपर उठकर सोचना होगा, वरना 2000 सालों में हम अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से खुद को ही खत्म कर लेंगे। तो फिर टाइप 3 तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? पूरे 1000 दशक, यानी कि 1 लाख साल, जिसके बाद हम ऐसी सभ्यता बन जाएंगे जो कि गैलेक्सीज को मास्टर कर चुकी है, दूसरी गैलेक्सीज तक अपनी आसानी से पहुंच बना सकती है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि तब तक हम इंसान जिंदा भी होंगे या नहीं। जहां पर आज हम एआई की बात करते हैं, तो जरा सोचिए कि 1 लाख साल बाद एआई किस लेवल पर होगा। यह हो सकता है कि हम इंसान रोबोट्स और एआई को डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर बनाने में लगा दें। हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होंगे, हम गैलेक्सीज और उनकी पूरी एनर्जी को यूज कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि हम स्टार ट्रैक की तरह वार्प ड्राइव से ट्रेवल करें, या फिर वर्म होल टेलीपोर्टेशन हमारे लिए एक आम बात बन जाए। ये भी हो सकता है कि आप मैगी खाने के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अपनी फेवरेट दुकान पर जाएं। कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी हम सिर्फ टाइप 1 से नीचे के स्केल पर हैं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते
कि एडवांस सिविलाइजेशन किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती होंगी। हो सकता है कि वो ब्लैक होल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हों। ये भी पॉसिबल है कि वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को मैनिपुलेट करके नए एलिमेंट्स बना पाएं, और वो भी आउट ऑफ नथिंग से। और अगर ऐसी कोई पावरफुल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम गलती से भी उनके संपर्क में ना आ जाएं, क्योंकि हम उनके सामने किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होंगे। कार्डाशेव ने बस इन्हीं 3 लेवल्स तक स्केल पर एडवांस सिविलाइजेशन को रैंक किया था और उन्हें लगा कि इसे आगे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे साइंस एंथुसियास्ट को इससे परे भी संभावनाएं दिखाई देने लगी। वो यहाँ तक नहीं रुके और उन्होंने स्केल को दोगुना कर दिया, यानी कि इसमें 3 लेवल्स और ऐड कर दिए। अब इस नए स्केल में टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कैसे भी अपनी मर्जी से यूज कर सकती है। उन्हें किसी एक ग्रह पर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ब्लैक होल को भी रहने लायक बना चुके हैं। उनका कंट्रोल इस यूनिवर्स की हर एक डायमेंशन पर है, और जिस स्केल पर वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं उसे इमेजिन करना भी हमारे बस की बात नहीं है। टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि वो फिजिक्स के सारे लॉज को जानती होगी। वो स्पेस के हर एक शॉर्टकट लॉज के लूप होल्स का यूज कर रही होगी। वो उन लॉज को भी यूज कर रहे होंगे जो अभी तक हमने खोजे भी नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाइप 5 और टाइप 6 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद आएगी सुपर एडवांस टाइप 5 सिविलाइजेशन, जो सिर्फ एक यूनिवर्स पर नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस पर राज कर रही होगी। कौन कहता है कि यूनिवर्स सिर्फ एक ही है? मल्टीवर्स को डोमिनेट करने वाली ये सिविलाइजेशन हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। और अगर बात करें सुपर एडवांस टाइप 6 सिविलाइजेशन की, तो वो इस यूनिवर्स और मल्टीवर्स से कहीं ऊपर की चीज है। वो एनर्जी के बारे में सोचते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद इतने एडवांस हैं कि वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकती हैं। वो इस यूनिवर्स के नहीं बल्कि स्पेस टाइम के मास्टर हैं। वो किसी देवता की तरह होंगे जो अंतरिक्ष, डायमेंशंस, एनर्जी और समय से भी परे होंगे। एक पॉइंट पर जाकर वो पूरी सिविलाइजेशन एक सुप्रीम सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रही होगी, किसी दिव्य दिमाग की तरह जो इस जहां की सारी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसके अलावा सिर्फ वही जानते हैं कि उनसे ऊपर और कौन कौन है। हम धरतीवासी तो उस कॉन्सेप्ट पर पहुंच भी नहीं सकते कि उनके जीने का पर्पस क्या होगा। क्या वो हमारे जैसी लाइफ का ही हिस्सा होंगे, या फिर उनकी जिंदगी की डेफिनेशन एकदम अलग होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। हालांकि ये हमारे लिए कोई बैड न्यूज नहीं है। हम भी इसी रेस में लगे हुए हैं और हमें बस अपने आप को इस स्केल पर आगे बढ़ाते जाना है। निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल में हमारी सिविलाइजेशन को ही एक स्टार्टिंग पॉइंट माना है, यानी ऐसी भी सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है जो कि इस स्केल पर नेगेटिव में रैंक कर रही होंगी। तो हमारी पोजीशन इतनी भी बेकार नहीं है। बस हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है और पूरी मानव जाति को ध्यान में रखते हुए काम करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर बार जब हम इंसान अपनी टोटल एनर्जी सप्लाई को 1/4 तक बढ़ा लेते हैं, तो कार्डाशेव स्केल पर हम 0.01% और आगे बढ़ जाते हैं। और मानव सभ्यता हर 5 साल में इस माइलस्टोन को अचीव कर रही है। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या फिर बहुत बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी धीरे धीरे आगे पहुंच तो रहे हैं। टाइप 1 तक पहुंचने में हमें अपने आप को नेचुरल और रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर करना होगा। नए एनर्जी रिसोर्सेज को खोजना होगा। हर बार जब हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए एक नया पावर सोर्स खोजेंगे, हम प्लेनेटरी सिविलाइजेशन बनने के और करीब पहुंच जाएंगे। भविष्य में अगर कभी भी हमारी सभ्यता टाइप 6 तक पहुंचती है, तो हम इस यूनिवर्स में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि इसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। और तब शायद हमारी भावी पीढ़ियां वो कर रही होंगी जिसे आज हमारा दिमाग सोच भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।